हेलो एवरीवन। हमने आज हमें जो पढ़ना है अभी वो सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे किसका, वेव एंड साउंड का। ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग ने वेव पढ़ लिया था, तो आज साउंड पढ़ेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, देखिए वेव्स, सॉरी साउंड की बात करेंगे आज। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्वनि। ठीक है, देखिए एकदम शॉर्ट में बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, साउंड वेव पहले पूछेगा कि किस प्रकार का वेव है। ठीक है, टाइप ऑफ। ठीक है, साउंड वेव याद रखिएगा मैकेनिकल है। ठीक है, कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, मतलब मैकेनिकल वेव मतलब क्या हुआ, इसको ना मीडियम की जरूरत पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, मैकेनिकल वेव पिछले क्लास में बोला था ना कि जो भी मैकेनिकल वेव है उसको मीडियम की जरूरत पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, मतलब निर्वात में साउंड का कुछ अस्तित्व नहीं है। मतलब आप बोलेंगे ना तो आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। कहाँ पे, वैक्यूम में, निर्वात में। ठीक है, तो मतलब मैकेनिकल वेव है, नीड मीडियम। ठीक है, इसको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए फॉर प्रोपगेशन। ठीक है, प्रोपगेशन के लिए इसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका नेचर कैसा होता है, तो नेचर देखिए कैसा होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये, मतलब ठीक है, नेचर इसका कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल। समझ में आ गया, इतना चीज पहले समझ लीजिए। 3 पॉइंट है और तीनों से क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब जो पॉइंट है बस वो मान लीजिए एक का क्वेश्चन ही है। साउंड वेव कैसा वेव है, तो मैकेनिकल वेव है। इसको क्या होता है, मीडियम की जरूरत पड़ता है, जी हाँ पड़ता है। ठीक है, ये कैसा नेचर है, ये नेचर बताता है ना। नेचर दो तरह का, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल बताया था। तो ये जो हो गया नेचर हो गया, क्या हो गया, नेचर ऑफ वेव। ठीक है, चलिए अब इतना बात हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसको कौन कौन सा मीडियम में जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये जो साउंड वेव है वो कैसे कैसे जाता है, देखिए तो ये तीनों मीडियम में जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन तरह का होता है ना मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों में अलग अलग स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिख देते हैं, नहीं तो फिर वो बोलिएगा कि नहीं लिखें। साउंड वेव्स कैन नॉट, ठीक है, मतलब कैन नॉट मतलब नहीं जा सकता है प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में वो नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता, साउंड। ठीक है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। ये जो 4 पॉइंट हमने अभी लिखा, देख लीजिए एक बार और, ये चारों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, साउंड के बारे में, साउंड वेव के बारे में। ठीक है, अब देखिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा मीडियम में जा सकता है। ठीक है, तो स्पीड की बात कर लेते हैं। जो स्पीड जो होता है, स्पीड ऑफ, ठीक है, साउंड्स इन डिफरेंट मीडियम्स। डिफरेंट मीडियम्स की में जो बात हो रही है, ठीक है, मीडियम्स। ठीक है, डिफरेंट मीडियम्स में तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होगा, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो स्पीड होगा सॉलिड में होगा। ठीक है, उसके बाद जो स्पीड होगा वो लिक्विड में होगा। ठीक है, और उसके बाद जो स्पीड होगा सबसे कम, मतलब जो स्पीड होगा वो गैस में होगा। ठीक है, तो मैंने तीनों चीज बता दिया कि स्पीड कैसे प्रोपगेट करता है। मतलब ये देखिए इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगा, कहाँ से, गैस में सबसे कम होगा, लिक्विड में उससे ज्यादा, सॉलिड में उससे ज्यादा। ठीक है, ठोस, द्रव एंड गैस ऐसे बोलते हैं ना। तो ठोस हो गया, ये क्या हो गया आपको, ठोस, ये हो गया आपको द्रव, ये हो गया आपको गैस। ठीक है, तो ऐसे याद रखें कि सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। इतना ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए साउंड में एक खासियत है, वो सब चीज होगा, ये पोलराइज नहीं हो सकता है। मतलब देखिए एक और पॉइंट लिख देते हैं, साउंड वेव्स, साउंड वेव जो है, ठीक है, कैन रिफ्लेक्ट
देखिए दूसरे पेन से लिख देता हूँ, रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। ये सब रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट क्या है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑप्टिक्स उसमें जान लेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्ट हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है, इंटरफेयर हो सकता है, ठीक है, इंटरफेयर, ठीक है, एंड डिफ्रैक्ट ये हो सकता है, बट देखिए ये रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्रैक्ट हो सकता है, इंटरफेयर हो सकता है एंड डिफ्रैक्ट हो सकता है, बट कैन नॉट बी पोलराइज्ड। अब ये पोलराइज्ड क्या होता है पढ़ेंगे सब आगे, अभी बस याद रखिए कि पोलराइज्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पोलराइज्ड कौन सा हो सकता है, क्योंकि ये देखिए ये कैसा है, ये नेचर इसका कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज्ड हम नहीं कर सकते। यहाँ से एक और पॉइंट हो गया ना, तो नोट में हम लिख देते हैं एक चीज को, ओनली ट्रांसवर्स, ठीक है, जो बात किया था हमने कल, ठीक है। ट्रांसवर्स जो होता है वो ओनली पोलराइज्ड हो सकता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, कैन पोलराइज्ड मतलब सिर्फ जब दोनों वेव की बात हो, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, तो कौन हो सकता है पोलराइज्ड, ट्रांसवर्स वेव, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। जो एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो जरूरी है ट्यूनिंग फॉर्क है, वो नेक्स्ट क्लास में आई होप कि मैं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, छोटा छोटा क्लास है ये, ठीक है। तो देखिए अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, किसकी वेलोसिटी, अभी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, लॉन्गिट्यूडनल वेव वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल में यहाँ साउंड भी लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे ये चीज नहीं पूछेंगे, ठीक है, ये थोड़ा हेवी हो जाता है, पूछ भी सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। देखिए वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी को ऐसे, ठीक है, ये जो होता है रूट अंडर ई बाई रू, अब ये क्या है वो देख लीजिए, बस आपको ये याद रखना है, वेयर ई बराबर जो हो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ, बस आप इतना याद रखें कि इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट होता है, ये वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। और ये देखिए जो होता है ये डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में आप जा रहे हैं, डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ से एक चीज आप तो पता लगा ही सकते हैं, यदि डेंसिटी ऑफ मीडियम ज्यादा होगा तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये सब चीज भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कौन कैसे डिविएट करता है और इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम कुछ और भी बात कर लेते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला, देखिए न्यूटन साहब यहाँ भी फॉर्मूला दिए थे, ठीक है। न्यूटन्स फॉर्मूला की मतलब वेलोसिटी में क्या योगदान है उनका बात करते हैं, ठीक है। देखो इन्होंने क्या कंडीशन लिखा था, प्रोपगेशन, ठीक है, ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन, ठीक है, किसमें, इन एन आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल क्या होता है ये भी नहीं बताया हूँ, ठीक है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब इतना याद रखिएगा कि टेम्परेचर बस कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोसेस, जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा वहां पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोथर्मल मतलब इतना बस याद रखना है, इस पॉइंट का ये मतलब हुआ ना कि जो टेम्परेचर जो होगा आपका वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज नहीं करेगा, बस इसका ये मतलब हुआ, अभी इतना ही याद रखिए, ठीक है। इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि यदि कोई आइसोथर्मल प्रोसेस में मतलब जा रहा हो ये जो भी साउंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कैसे इफेक्ट करेगा, तो ये देखिए वेलोसिटी बराबर
हो जाता है ET बाई रो, या इसको और भी लिख सकते हैं P बाई रो। P क्या है? प्रेशर है, ठीक है। ET क्या हुआ? उस कोफिशिएंट ही तो है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट किसका हो गया? आइसोथर्मल। ET क्या हुआ? आइसोथर्मल कोएफिशिएंट, ठीक है। D तो डेंसिटी तो जानते ही हैं, ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने दिया तो एक लैपलास सर ने भी एक दिया था, दो ही केस मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है। लैपलास का लिख लेते हैं, लैपलास फॉर्मूला। देखिए उन्होंने क्या दिया था आइसोथर्मल के केस में, इन्होंने दिया था एडियाबेटिक के केस में, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखते हैं इन केस ऑफ आइडिया, ठीक है, बेटिक प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस के केस में, ठीक है, क्या होगा? वेलोसिटी बराबर, ठीक है, ई एस बाई रो। तो ये क्या है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखिएगा, जो वहां पे क्या हो रहा था, प्रेशर में बस ये गुना कर देना है कांस्टेंट से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जो है ES जो है क्या है? एडियाबेटिक कोफिशिएंट, ठीक है, जिसका वैल्यू किसके बराबर हो गया? लेमडा इंटू पी, रो इंटू पी। गामा जो होता है ये CP/CV होता है, CP/CV। ये सब जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा, ठीक है। अभी बस याद रखें, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए कुछ कुछ पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि इफेक्ट कब कब होता है वेलोसिटी पे, ठीक है। तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग velocity of longitudinal waves, ठीक है। ये हो गया आपका नया टॉपिक कि कौन कौन सा पॉइंट है जो मतलब इफेक्ट करता है किसको? वेलोसिटी को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर की। क्या किसको बात करते हैं? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे, ठीक है। तो देखिए आपने क्या फॉर्मूला लिखा है वेलोसिटी का? गैस के केस में, किसके केस में? गैस के केस में बात हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ गैस में लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्या होता है? P बाई रो। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा PV बराबर nRT, ठीक है। n यदि 1 हो जाए तो यहाँ से P बराबर जब आप निकालेंगे तो RT बाई V लिखते हैं, ठीक है। V वॉल्यूम होता है, तो इसको जब रिप्लेस करेंगे ना तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है RT बाई M। तो देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए यदि मान लीजिए कोई मीडियम में है, उसका टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो देखिए टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है, ये होल टर्म कांस्टेंट हो गया ना, प्रेशर भी कांस्टेंट ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? एट T बराबर कांस्टेंट, ठीक है। T बराबर जब कांस्टेंट होगा तो P बाई रो जो हो जाएगा ये भी कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कब? जब T बराबर कांस्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी मीडियम में जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका जो होगा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। उस केस की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी, ठीक है। पहला पॉइंट देख लिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर में, जब यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई मीडियम में गए हैं तो वहां की बात हो रही है, ठीक है। 2 नंबर में बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट
ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, फॉर्मूला तो हमने लिखा था गैस के लिए, क्या किसका वाला फॉर्मूला, वो पहले आते हैं। तो देखिए आइडियाबेटिक वाला फॉर्मूला लिखते हैं, पी बाई रो ऐसे लिखा था ना। इसको यदि पी वी बराबर एन आर टी से जब ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताइए आप भी। आर इंटू टी बाई एम, ये आ जाएगा। ठीक है, जब रिप्लेस करेंगे तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम वो क्यों नहीं लिए, आइसोथर्मल वाला केस क्यों नहीं लिए, क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही देखना है और टेम्परेचर को ही कांस्टेंट कर देंगे तो पता कैसे चलेगा। इसीलिए हम लोग ये जो आइडियाबेटिक का केस लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ वेलोसिटी का कैसा रिलेशन है। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट के है। ठीक है, मतलब v1 बाई वी टू, यहाँ से देखिए यही चीज ही पूछता है, क्या होगा रूट अंडर t1 बाई t2 के। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि दो केस में दे देगा कि कहीं टेम्परेचर इतना है वहां पे वेलोसिटी इतना है, तो टेम्परेचर जब इतना हो जाएगा तो वेलोसिटी बताओ कितना है। तो समझ रहे हैं, कोई तीन देगा चौथा पूछ देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो होता है डायरेक्टली रूट अंडर टी के होता है टेम्परेचर के। ये केल्विन में पुट कीजिएगा, ये केल्विन में पुट कीजिएगा, केल्विन में पुट करना है। ठीक है, सेल्सियस में नहीं, 273 ऐड करके। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मान लीजिए। ठीक है, एक हम नोट यहाँ पे लिख लेते हैं, वो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। इफ वी नॉट एंड वी टी, वी नॉट इनिशियल है, वी टी कोई टेम्परेचर पे है। ठीक है, आर वेलोसिटीज ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री C and T डिग्री सेल्सियस, देन VT देखिए रिलेशन याद रखिएगा यदि हो सके तो, कि T टेम्परेचर पे VT होता है ना, वो V नॉट को कुछ टर्म से मल्टीप्लाई करता है 1 प्लस T। देखिए ये डिग्री सेल्सियस में है, तब 273 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, का पावर 30, ये रूट अंडर ही है, हम पावर के टर्म में लिख दिए हैं। आप चाहें तो रूट अंडर भी लिख सकते थे, ये ही होता है। अब देखिए, अब क्विक मतलब यदि कैलकुलेशन करना है एग्जाम में तो अप्रॉक्स, देखिए अप्रॉक्स इसको कैसे निकालते हैं। अप्रॉक्स जो होता है वी टी बराबर, ठीक है, वी नॉट प्लस सॉरी 0 पॉइंट होता है 0.61 इंटू टी, बस ये याद रखिए। डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं इसको, क्या वी नॉट जो भी वेलोसिटी है उसमें 0.61 से गुना कर देना है टेम्परेचर को। किसमें है ये, डिग्री सेल्सियस में, ये क्या है डिग्री सी में। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछ रहा है इसमें। ठीक है, अब देखिए कोई दूसरा बात करते हैं, डेंसिटी पे आ जाते हैं, अगला फैक्टर पे। 3 नंबर में हम बात करते हैं डेंसिटी पे। तो जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया था कि डेंसिटी के साथ वेलोसिटी कैसा है, इनवर्सली रूट अंडर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए वही बात करते हैं इफेक्ट ऑफ, देखिए एक फॉर्मूला से ही ये सब है, बस मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपको विजुलाइज हो जाए। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या लिखा था, भी ऊपर कुछ भी आ रहा था, नीचे हमेशा डेंसिटी ही आ रहा था, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, वेलोसिटी। मतलब v1 बाई v2 लिखना हो आपको तो लिखेंगे आप रो2 बाई रो1। मतलब जहां पे डेंसिटी कम होगा वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, ऐसे समझिए। बहुत भीड़ में दौड़ने को बोला जाए और कम भीड़ में दौड़ने को बोला जाए तो कम भीड़ में आप ज्यादा स्पीड से दौड़ पाएंगे, ज्यादा भीड़ में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हम लोग ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होता है उसकी, इफेक्ट ऑफ
ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट पता करना है आपको, ठीक है। देखिए तो बस इतना याद रखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, इंक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। मतलब एयर में यदि ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, आर्द्रता, क्या बोला जाता है, आर्द्रता बढ़ रहा है ना, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब इसको डेट इज में ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ किसका, एयर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, इतना समझ गया। चलिए अब हम लोग कुछ कुछ बातें करते हैं। शॉक वेव्स वगैरह के बारे में यदि जानते होंगे तो वो सब चीज आपको पता होना चाहिए। शॉक वेव क्या होता है बस शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, एक पॉइंट लिखूंगा बस, ठीक है। अब नया पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, शॉक वेव्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आप गूगल कर सकते हैं इसको। शॉक वेव्स बस इतना याद रखिएगा कि कोई भी पार्टिकल यदि जा रहा है उसका वेलोसिटी ना जो मीडियम में है, ठीक है, उससे ज्यादा हो, जैसे एयर में चल रहे हैं तो एयर का वेलोसिटी से ज्यादा यदि आपका वेलोसिटी है ना, तो वहां पे एक शॉक वेव जनरेट होता है, ठीक है। तो चलिए उसमें बस एक ही चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी, कोई भी जो बॉडी है यदि ग्रेटर देन है वेलोसिटी ऑफ एयर में है, तो कोई भी मीडियम की बात हो रही है तो हम लोग नॉर्मली एयर से बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। बस इतना ही, तब शॉक वेव जनरेट होता है, इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। मेन जो है वो अब देखिए, ये पॉइंट थोड़ा सा जानने वाला है इसलिए मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। प्लेन प्रोग्रेसिव, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक वेव्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से कुछ पॉइंट बन सकते हैं इसीलिए, ठीक है। देखिए तो आपने एक चीज पढ़ा था कि हम लोग जो एसएचएम में y बराबर या तो साइन या कॉस मानते थे, ठीक है, तो हमने साइन को ही कंसीडर किया था, तो क्या मान लेंगे, साइन, ठीक है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख रहे हैं, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा। अभी मैं जो लिख रहा हूँ उसको देखें, ठीक है। अब देखिए ये एक फॉर्म में हो गया। अब इसको हम यदि अरेंज कर दें, क्या कर रहे हैं, इसको अरेंज कर रहे हैं, ये देखिए 1 इंटू साइन, ठीक है। अब यहाँ से जैसे चाहे उसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए हम 2 पाई को अंदर ले जाएंगे और टी लिख देंगे नीचे, ठीक है। तो ये टर्म यदि अलग कर लेंगे इंटू टी, फिर यहाँ देखिए 2 पाई बाई लेमडा हम लिख देंगे एक जगह इंटू एक्स। तो यहाँ से ना एक चीज आ जाता है, देखिए 2 पाई बाई टी, टी जो हो गया टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, लेमडा जो हो गया वेवलेंथ हो गया, आपको सब चीज बता दिया जा चुका है, अब तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ए साइन, ठीक है, 2 पाई बाई टी को ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस ये जो 2 पाई बाई लेमडा को के लिखते हैं कांस्टेंट, ठीक है, वो क्या है वो बता देता हूं मैं, इंटू एक्स, ये इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जब भी आप दिया रहेगा ना तो इसी फॉर्म में आपको दिया रहेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन किस केस में, साउंड का कोई भी यदि दिया रहेगा तो, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक के रूप में, तो ये कंपैरिजन कीजिएगा, टी का जो कोफिशिएंट होगा वो ओमेगा के बराबर हो जाएगा और एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो के बराबर हो जाएगा। यहाँ से यही चीज होता है, और ए तो जानते ही हैं आगे होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कुछ कुछ चीजें पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सी क्या है, वेयर ए आपको पता है क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूं, ए लिख दो, ए तो लिख दिया मैं। उसके बाद लिख देता हूँ लेमडा, लेमडा क्या होगा, वेवलेंथ,
वेवलेंथ ऑफ वेव, जो भी वेव की बात हो रही है। टी आपको पता ही है क्या हो गया आपका टाइम पीरियड, जो आपको निकालने आ चुका है अब, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या बचा, एक्स, एक्स की बात हो गई तो देखिए डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से डिस्टेंस कहाँ पे है उसका बात हो रही है, ठीक है। और क्या बच गया आपका, बस इतना ही ना। अब के बच गया आपको, के क्या बोलते हैं वो लिख लीजिए, के बराबर जो 2 पाई बाई आपने लेमडा लिखा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाई लेमडा। मैंने लगभग सारा वैल्यू लिख दिया है, ठीक है, गॉट इट। चलिए अब देखिए आपको इसमें कंपेरिजन बस यही पूछता है कि बता दो कि ओमेगा क्या है या टाइम पीरियड क्या है। यहाँ पे कुछ भी लिख दिया ना तो उससे आपको ना जनरली इसके साथ अगला को कंपेरिजन करके ओमेगा की जगह पे ओमेगा निकालिए। ओमेगा बराबर आपको पता है कि ये क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई बाई टी। तो उससे वहां से या तो टाइम पीरियड पूछ देगा या कुछ भी पूछेगा, बस यहाँ से कंपेरिजन करना है पहले। ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब हम कुछ कुछ यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं। सम रिलेशन यहाँ पे लिख देते हैं, सम इम्पोर्टेंट रिलेशन। देखिए क्वेश्चन कराऊंगा, पहले ये चीज एक बार समाप्त कर दो ना, फिर क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। वहां भी जब जरूरी पड़ेगा तो चीजों को दोहराया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी किसका, वेव का। वेव का वेलोसिटी क्या होता है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ टी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो क्या क्या था, कोफिशिएंट ऑफ टी ओमेगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स के आया था। बस ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि बहुत बार यहाँ से आया है। आपको क्या दे देगा ना कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट इतना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव बता दीजिए। तो ओमेगा बाई के आपको रट्टा होना चाहिए, ठीक है। पहला हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए एक चीज और अब लाते हैं वेवलेंथ के बारे में। देखिए वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है लेमडा। तो अभी देखिए आपने एक चीज देखा था कि के बराबर आपने 2 पाई बाई लेमडा लिखा था, तो यहाँ से तो आप निकाल ही सकते हैं 2 पाई बाई के। देखिए एक चीज पता होने से आप सब चीज निकाल के उसको दे सकते हैं, कुछ भी वो पूछ सकता है, ठीक है। कि लेमडा पूछ देगा कि कितना होगा तो 2 पाई बाई के, ठीक है। के प्रोपगेशन कांस्टेंट हो गया, वो वैल्यू देगा, नहीं देगा तो आपको वहां से कंपेरिजन करके निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए एक फेज डिफरेंस पूछता है वो, ठीक है। फेज डिफरेंस के बारे में देख लीजिए, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस क्या होता है वो देखिए। अब देखिए दो चीज यदि दे दिया, मान लीजिए कि दो इक्वेशन दे दिया, y बराबर समथिंग मतलब y1 बराबर समथिंग साइन में, y2 बराबर समथिंग साइन में, तो इसमें इन दोनों में कुछ ना कुछ तो फेज डिफरेंस होगा ना। उसी चीज की बात हो रही है। फेज डिफरेंस जो होता है हमेशा याद रखिए, इसको डिनोट करते हैं फाई से, तो डेल्टा फाई जो हो जाएगा, ठीक है। पीछे भी बता चुका हूँ, वो जो के लिख रहे हैं ना बस वही के इंटू डेल्टा एक्स। एक्स क्या हुआ, पहला का जो कुछ दूरी होगा, ओरिजिन से कुछ दूरी, मान लीजिए कि यहाँ ओरिजिन है, यहाँ है y1 और यहाँ पे होगा y2, तो इसका कुछ ये x डिस्टेंस होगा और इसका x2 डिस्टेंस होगा यहाँ से, ठीक है। तो वही बात है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अब के का वैल्यू आपको पता चल चुका है 2 पाई बाई लेमडा, यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो वो ये भी चीज पूछते हैं, ठीक है, कि फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, क्या लिख सकते हैं यहाँ से डेल्टा फाई बराबर। तो ये जो रिलेशन सब लिखाया हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी देखिए इसको ना टी के फॉर्म में भी, मतलब टाइम दे देगा, टाइम का डिफरेंस दे देगा, उस टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको और में डेल्टा फाई बराबर
2π/t इंटू डेल्टा टी, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फेज डिफरेंस दोनों तरीका से बताया जा सकता है, ठीक है, तो दोनों याद रखें, ठीक है। गॉट इट और नो? चलिए समझ गए। अब देखिए, अब एक छोटा सा टॉपिक पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ईचो, एक सुने होंगे कि कोई भी चीज आप जब बोलते हैं तो वो चीज टकरा के आपको उसका सुनाई देता है ना, वापस आवाज, उसी को बोलते हैं ईचो। ईचो के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना याद रखिएगा कि कोई भी आप मान लीजिए यहाँ से कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ बोले और ये देखिए कहीं गया और सर्टेन डिस्टेंस पर एक दीवार है या कुछ है रुकावट, तो यहाँ से जाएगा ना ये साउंड, ठीक है, तो वो मतलब ना यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। मैं बताया तो था, रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है ऊपर, तो आएगा और वो पुनः आपको ना यहाँ पे सुनाई देगा। तो ये कभी कभी पूछता है कि ये डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होता है, बस यही क्वेश्चन मेन रहता है, ठीक है। तो देखिए पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर आपको मिनिमम डिस्टेंस लिख देंगे, ठीक है। द repetition of sound caused by the reflection of sound waves is called an echo, ठीक है। रिपीटेशन होना चाहिए साउंड का, जैसे मैं बताया, गया, आपने बोला, फिर गया, फिर आपके पास आया, वही। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है वो देख लीजिए। मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्या, ईचो। ईचो के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो होता है 7.2 मीटर होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, इसको याद रखिएगा, 17.2 मीटर, ठीक है, 17.2 मीटर। अब देखिए इसको कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा, तो एक चीज बस इसमें हम बता रहे हैं वो चीज याद रखिएगा। जैसे कि देखिए आपको दे देगा सर्टेन, मान लीजिए कि यहाँ से ना कोई ये पॉइंट से कोई साउंड निकला है, ठीक है, ऐसे कर करके गया है ये, और यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस पे आपको कोई दीवार दे देगा, तो यहाँ से ना डी डिस्टेंस दे देगा ऐसे, ठीक है, और वो बोल देगा ना कि इसका वेलोसिटी दे देगा, कुछ होगा, मान लीजिए कि v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और ये ना टाइम टी टाइम में ना आपको फिर ईचो सुनाई दे रहा है, ठीक है, ईचो का जो टाइम सुनाई दे रहा है टी टाइम लग रहा है, टी टाइम में टाइम टी लग रहा है किसको, आपको ये जाके और यहाँ आके सुनने में, ठीक है, टी टाइम लग रहा है, तो बोलेगा डी बता दो। देखिए डी आपको कैसे लेना है, देखिए आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, टाइम कितना ले रहे हैं उसी अनुसार डी लीजिए। देखिए ये वेलोसिटी से गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, डी डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ से टकरा के फिर डी डिस्टेंस आया है, तब आपको सुनाई दिया है, समझ रहे हैं। यहाँ यदि सोर्स है, मान लीजिए कोई सोर्स है जो आवाज मतलब आपने ही बोला, तो आपको जो डिस्टेंस यहाँ से गया और फिर आया, तो टी टाइम कब लगा, जाने का ही टाइम नहीं है, कंप्लीट जाके और आने का टाइम है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, जाने का टी और आने का टी, मतलब याद रखिएगा कि डिस्टेंस, ऐसे याद रखिएगा, डिस्टेंस इंटू टाइम बराबर हमको पता है, सॉरी डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, ये ठीक है, चाल इनटू समय बराबर दूरी। तो देखिए वेलोसिटी v दिया हुआ है और टाइम t दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे बस d नहीं पुट करना है, d नहीं पुट करना, उसमें 2d करना है, यही मिस्टेक होगा आपसे, क्योंकि सब चीज आप पुट कर दीजिएगा, टाइम पुट कर दीजिएगा, v पुट कर दीजिएगा, बस 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वही चीज आप बस याद रखिएगा, v इंटू टी बाई 2 होता है मिनिमम डिस्टेंस। अब जो भी आपको देगा वो आप उसके अनुसार कवर कर लेंगे, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स है उसका टाइप क्या होता है, साउंड वेव्स है उसका टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसको आप बोलते हैं ना कि अल्ट्रासोनिक, सबसोनिक, उसके बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए साउंड वेव्स,
टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स, साउंड वेव्स के टाइप्स के बारे में अब बात कर लेते हैं। ठीक है, जो चीज आप जानते हैं डायरेक्ट उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, तो तीन तरह का होता है। ठीक है, कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। यहीं पे ऐसे बनाते हैं हम लोग, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया ऑडिबल, जो आप सुन सकते हैं। ठीक है, ऑडिएबल वेव। और तीसरा हो गया आपका सुपरसोनिक या अल्ट्रा अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? प्राश्रव्य तरंग। ठीक है, प्राश्रव्य तरंग। ठीक है, ये श्रव्य होता है, मतलब जो सुन सकते हैं, और ये बाह्य श्रव्य। और भी इसका हिंदी होता होगा। ठीक है, मेरे को जो लगा वो मैं लिख दिया। ठीक है, बस आपको याद रखना है इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज। ठीक है, इसका रेंज याद रखना है। ठीक है, कि कितना से कितना तक हमको सुन सकते हैं, कितना नहीं सुन सकते हैं। तो देखिए, ऑडिबल रेंज का ही हम सिर्फ सुन सकते हैं। जो अपना ऑडिबल रेंज का होता है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? तो देखिए 20 हर्ट्ज टू, देखिए इतना ही बस पूछेगा, 20 हर्ट्ज टू 20,000, 20,000 हर्ट्ज। इसके बीच का फ्रीक्वेंसी यदि रहेगा तो आप और हम सुन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है इंफ्रासोनिक का, वो होता है आपका 0 टू, ये बहुत कम होता है, 0 टू 20 हर्ट्ज, 0 टू 20 हर्ट्ज बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसको हम नहीं सुन सकते हैं। और देखिए 20,000 से ऊपर हर्ट्ज का भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, नहीं तो हमारे ईयर को, ईयर ड्रम जो होता है वो डैमेज हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, जैसे कभी देखते होंगे कि भाई एक बहुत ज्यादा शोर होता है तो आप कान दर्द करने लगता है ना, वो हो गया। ठीक है, तो ये इतना हर्ट्ज से ऊपर जो भी होगा वो होता है। ठीक है, इससे ऊपर जो भी होगा 20 हर्ट्ज से ऊपर उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। बस ये तीन चीज आपको याद रखना था, इसीलिए इसमें ज्यादा हम लोग कुछ नहीं बोले। ठीक है, आपको जो सुनाई देता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, आपका जो ईयर है वो किसी बात को कितना देर तक सस्टेन करता है वो भी चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 1/10 ये होता है ना। चलिए, अब इतना चीज हमने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग बातें यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं तो एक और छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से ना इंटरफेरेंस करेंगे। ठीक है, एक हम बात कर लेते हैं सुपरपोजिशन की। ठीक है, उसके बाद रोक देंगे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है वो देखिए। मान लीजिए कि दो वेव्स है। ठीक है, कोई एक जगह से निकला है। ठीक है, एक इस पे और एक इस पे। ठीक है, दो वेव्स है, यहाँ से निकला है, मान लीजिए इसका ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मान लिए हम ए है, इसका एम्पलीट्यूड ये भी ए ही होगा, ये देखने में भले ही बड़ा लगा है, बस ए है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है इस पे जा रहा है, दूसरा इस पे जा रहा है, इसका भी ऐसा ही कुछ हाल है। क्या है? इसका भी जो एम्पलीट्यूड है ए है। ठीक है, तो देखिए जो सुपर पोजिशन है कि दोनों को मिला दिया जाए तो एक नया जो वेव बनेगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा ना, दोनों को एडिशन होगा, मतलब एक दूसरे के जाने से ना, मतलब इसके चलने से इसको इफेक्ट नहीं हो रहा, इसके चलने से इसको इफेक्ट नहीं हो रहा, उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। मतलब देखिए कि अब इस दोनों को यदि एक लाइन पे लाएंगे तो देखिए एक नया वेव मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा बस ये याद रखना है, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब इसका एम्पलीट्यूड अब 2a हो जाएगा, a प्लस ए। मान लीजिए ये a1 रहता है, a2 रहता है तो a1 प्लस a2 लिखते हैं। ठीक है, बस अभी इतना याद रखना है। सुपरपोजिशन क्या होता है कि दो या दो से अधिक वेव जो ट्रेवल करता है साइमल्टेनियसली कोई भी मीडियम में, तो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, और उसका क्या होता है, यदि मैक्सिमम निकालना है तो उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए
टोटल इफेक्ट है ये, मतलब उस मीडियम में। डिफिनेशन लिख देते हैं थोड़ा सा हम। टू और मोर, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव्स कैन ट्रेवल साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ प्रोपगेट करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है, इन द मीडियम विदाउट, बस ये पॉइंट याद रखना आपको, विदाउट अफेक्टिंग इफेक्टिंग इफेक्टिंग मोशन ऑफ वन अनदर, मतलब एक दूसरे को विदाउट अफेक्ट किए हुए क्या है वो मीडियम में चल रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट जो होगा कोई भी पॉइंट का, वो क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, वो चीज मैंने बता दिया सुपरपोजिशन में, बस इतना ही याद रखें, ठीक है। फिर इंटरफेरेंस वगैरह पढ़ाएंगे, उसके बाद ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में चलेंगे, ठीक है। और जो नोड वगैरह है ना उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आई होप कि स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आपको जो बताना था बता दिए, ठीक है, बस जो जरूरी था आपको वही बताया, ठीक है। चलिए यहीं पे क्लास को रोकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।